नमस्कार, मैं राजकिशन आज की आपकी इस ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की कक्षा में हम थोड़ी सी सामान्य हिंदी पर चर्चा करेंगे। देखिए, आपने भी बीए पाठ्यक्रम के अंतर्गत है जो एक अनिवार्य विषय के रूप में जो भाषा चयन की है वो है हिंदी भाषा। चाहे आप अनिवार्य या सामान्य हिंदी की परीक्षा दे रहे हो या फिर जिसने यहाँ से बीए पास कर लिया हो उसके बाद वो किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, उन सारी परीक्षाओं में है जो कई बार हमारे से सामान्य हिंदी के सवाल या प्रश्नोत्तरी पूछी जाती हैं। हमने कई बार देखा है जो हमारे छोटे एग्जाम है जैसे प्री बीएड का एग्जाम हो या फिर बीएसटीसी का एग्जाम हो या और कोई अन्य प्रतियोगी परीक्षा हो, वहाँ पर भी है जो सामान्य हिंदी से जुड़े हुए हमारे सवाल आते हैं। तो उसके लिए हमें हिंदी का जो मूलभूत ढांचा है उसको पहले समझना पड़ेगा। वहाँ जो हिंदी की भाषा की जो प्रारंभिक इकाई है वहाँ से हम आज शुरुआत करते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले भाषा की प्रारंभिक इकाई से आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कि यहाँ भाषा का अर्थ क्या है या भाषा कहते किसे है। तो पिछली कक्षाओं में मैंने आपको बताया कि भाषा है जो हमारे क्या है, अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। भाषा को क्या माना गया, केवल एक अभिव्यक्ति का माध्यम है। अब देखिए, हमारे कोई भी विचार या हमारे कोई भी भाव उनको अभिव्यक्त करना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे विचार और हमारे भावों को संप्रेषित करना है तो हमें अभिव्यक्त करना अनिवार्य हो जाता है। और हमारे विचार और हमारे भाव अभिव्यक्त करने के लिए हमें किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है और वो माध्यम हमारा किसी ना किसी साधन के रूप में होता है। और जो साधन हम प्रयुक्त करते हैं वही साधन हमारा क्या कहलाता है, भाषा कहलाती है। वही साधन हमारा क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। अब अगर इस भाषा शब्द की बात करें तो ये भाषा शब्द है जो किस धातु से बना है, भाष धातु से बना है। और भाष धातु किसका है, संस्कृत भाषा का है, जिसका अर्थ होता है प्रकट करना या प्रस्तुत करना। जिसका अर्थ क्या होता है, प्रकट करना या प्रस्तुत करना। अब देखिए, यहां इस अर्थ से हम समझ जाते हैं कि भाषा का अर्थ क्या है। हम अपने विचार या अपने भाव अभिव्यक्त करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, प्रकट करते हैं, वही क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। अब हमारे से जो परीक्षाओं में प्रश्नोत्तरी पूछी जाती है उन परीक्षाओं में कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाषा की प्रारंभिक इकाई क्या है या भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। अब देखिए, यहां उस प्रश्न का जवाब देने से पहले एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर अगर हम भाषा के अगर माध्यमों की बात करें कि कुल कितने माध्यम है भाषा के, तो उस माध्यमों को अगर हम पढ़ेंगे तो भाषा की प्रारंभिक इकाई हमें समझ में आ जाती है। तो भाषा के माध्यमों की जब बात करते हैं तो भाषा के कुल कितने माध्यम माने गए हैं, 3 माध्यम माने गए हैं। पहला बोलना, दूसरा लिखना और तीसरा संकेत। तीसरा कौन सा है, संकेत। यानी कि हम अपनी भाषा का जो साधन है वो माध्यम है वो किस रूप में कर सकते हैं, या तो अब अभिव्यक्त कैसे कर सकते हैं, बोल करके कर सकते हैं या लिख कर सकते हैं या हम संकेतों में कर सकते हैं। प्रश्नोत्तरी है जो इशारों में समझ सकते हैं। अब देखिए, इससे आप समझ गए कि ये माध्यम 3 प्रकार के हैं। अब हमारा जो सवाल था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई या प्रारंभिक इकाई किसे माना गया है, सबसे छोटी इकाई कौन सी है। यह प्रश्न भी आपसे कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसके अलावा सामान्य हिंदी के सवालों में भी पूछा गया है। तो सबसे छोटी इकाई की बात करते हैं। तो अब देखिए, भाषा की जब सबसे छोटी इकाई की बात करते हैं तो वो है ध्वनि। वो कौन सी है, ध्वनि। अब ध्वनि क्या है, इसके लिए हमने एक और शब्द प्रयुक्त करते हैं जिसको हमने कहा अक्षर, और इसी को हमने कहा वर्ण। इसी को हमने क्या कहा, वर्ण। अब देखिए, इनमें फर्क क्या है, इनमें क्या अंतर है। ध्वनि ध्वनि आवाज है
अक्षर का मतलब होता है अधन शर, शर का मतलब नाश, विनाश, खत्म होना, और अ जो नहीं हो, जिसका नाश नहीं हो, जिसके टुकड़े नहीं होते हो, वो अक्षर है। और इन दोनों को ही क्या कहा गया है? वर्ण कहा गया है। इन दोनों को क्या कहा गया है? वर्ण। अब देखिए यहां हमारे सामने दो रूप हो गए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर, वर्ण या ध्वनि कहते हैं। या भाषा के दो रूप कौन से हैं? तो पहला हो गया आपका मौखिक और दूसरा आपका हो गया लिखित। दूसरा आपका कौन सा हो गया? लिखित। देखिए छोटे छोटे सवाल है जो कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न है उसमें पूछे जाते हैं कि भाषा के कितने रूप हैं? तो दो, मौखिक, लिखित। भाषा के कितने माध्यम हैं? तीन, बोलना, लिखना, संकेत। और भाषा की प्रारंभिक इकाई कौन सी है? तो वर्ण, जिसको हम क्या कह सकते हैं? अक्षर या ध्वनि। अब देखिए यहां ध्वनि और अक्षर में क्या फर्क है? तो इसका जवाब हमें यहाँ पे भाषा के दो रूपों में है कि मौखिक इकाई, बोलने की जो इकाई है उसको तो हम क्या कहेंगे? ध्वनि। और इसी का जो लिखित रूप है उसको हम क्या कहेंगे? अक्षर कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? अक्षर कहेंगे। तो यहां अक्षर का मतलब जो कभी नाश नहीं हो, जिसके टुकड़े नहीं होते हो, जिसके विभाजन नहीं हो सकता, वही तो सबसे छोटी इकाई है जिसका हम और अधिक विभाजन नहीं कर सकते, और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते। वो क्या है अक्षर है। अब अक्षर लिखित रूप है और ये जो ध्वनि है वो मौखिक रूप है, और इन दोनों को ही संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अर्थात साहित्यिक रूप से अगर हम भाषिक रूप से अगर इसको परिभाषित करें तो भाषा की सबसे प्रारंभिक इकाई, सबसे छोटी इकाई ध्वनि है या फिर अक्षर है, या जिसको हम क्या कह सकते हैं? वर्ण कह सकते हैं। अब देखिए यहां से आपके है जो हम हिंदी भाषा के जो भाषा ज्ञान है उसको समझते हैं कि सबसे छोटी इकाई के रूप में हम किसको पढ़ रहे हैं? वर्ण को पढ़ रहे हैं। सबसे छोटी इकाई के रूप में किसको पढ़ रहे हैं? वर्ण। अब देखिए वर्ण क्या है? अभी हमने समझा कि वर्णी क्या है? अक्षर है। वर्णी क्या है? ध्वनि है। अर्थात मौखिक रूप में हम अगर बात करें तो ध्वनि है, और लिखित रूप में बात करें तो वो क्या है? अक्षर। अब इसको सबसे प्रारंभिक इकाई मानी गई है, सबसे पहली इकाई है भाषा की। अब इससे जुड़े हुए सवाल भी पूछे गए परीक्षाओं में अक्सर कि यहां पर वर्ण के कितने भेद हैं, वर्ण के भेद कितने प्रकार के हैं? तो वर्ण कितने प्रकार के हो गए आपके? दो प्रकार के। वर्ण कितने प्रकार के हो गए आपके? दो प्रकार के। कौन कौन से हो गए? एक है स्वर और दूसरा है आपका व्यंजन। दूसरा आपका कौन सा है? व्यंजन। अब यहां पहला प्रश्न था वर्ण के कितने भेद हैं, भेद पूछा मैंने आपको, तो भेद तो कुल कितने हो गए? दो। कौन कौन से? एक स्वर और दूसरा व्यंजन। अब अगला सवाल मेरा आपसे कि वर्ण कुल कितने हैं? तो देखिए आपको उसका जवाब मिल जाएगा। स्वर कितने हैं? 11। और व्यंजन कुल कितने हैं? 33। व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है? 33 मानी गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 11 और 33 कुल मिलाकर कितने होते हैं? 44। तो इसका मतलब वर्णों की संख्या कितनी है? 44। अब हमारे सामने दो प्रश्न तैयार हो गए छोटे छोटे कि वर्णों के कुल भेद कितने हैं? दो। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। अब वर्णों की कुल संख्या कितनी है? कुल कितने वर्ण हैं? तो 44। 11 वर्ण है, 11 व्यंजन स्वर है और 33 व्यंजन है। देखिए अब यहां पर इससे आगे और बढ़ते हैं। स्वर कुल कितने हैं और स्वर के कितने भेद है? यहां पर भी दो तरह के प्रश्न बनेंगे। स्वर कुल कितने हैं और स्वर के भी कुल कितने भेद है? तो स्वर के दो भेद है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। और स्वर की संख्या कुल कितनी है? 11 है। स्वर की संख्या कुल कितनी है? 11। अब यहां पर 11 स्वर कौन कौन से, पहले उसको समझते हैं। अ, आ, ई, बड़ी, उ, बड़ा उ, री, ए, आई, ओ और औ। देखिए 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये 11 कुल हमारे सामने क्या आ गए? स्वर आ गए। अब देखिए यहां मैंने स्वर के भेद कितने कहे हैं आपको? 2। पहला ह्रस्व और दूसरा दीर्घ। अब इसको पहले परिभाषित करें हम कि स्वर कहते किसे हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। तो यहां स्वर किसे कहेंगे? जिसका उच्चारण है जो स्वतंत्र रूप से होता है, स्वतंत्र इकाई के रूप में होता है, या जिसको उच्चारित करते समय है जो वर्णों की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो क्या है? स्वर है। और जिसके उच्चारण के लिए हमें स्वर की आवश्यकता पड़ेगी और जिसमें स्वर की आवश्यकता पड़ेगी वो क्या है? व्यंजन है। अब देखिए यहाँ स्वर जो हमने 11 माने हैं, जिसमें अ, आ, ई, बड़ी, उ, री, ए, आई, ओ, औ। इसमें से आज के जो विद्वान है, आज के जो भाषा वैज्ञानिक है, वो है जो इस री को स्वर न मानकर इसकी जगह किसको ग्रहण किया उन्होंने? ओ। जैसे हम लिखते हैं डॉक्टर, कॉलेज लिखते हैं ना, क्यों? क्योंकि ये सारे जो शब्द है वो आजकल हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लग गए हैं। हम जब हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे कॉलेज के लिए महाविद्यालय ना लिखकर सीधा हम कॉलेज लिख देते हैं, चिकित्सक ना लिख कर डॉक्टर लिख देते हैं। आम बोलचाल की भाषा में ये प्रयुक्त होने लग गए। तो ये जो अंग्रेजी का अ वर्ण था, इसको हमने हिंदी के स्वर के रूप में ग्रहण कर लिया है। और जो ये री वर्ण था, इसका प्रयोग अधिकांशतः संस्कृत के वर्णों में होता है। अधिकांशतः किस वर्ण में होता है? संस्कृत के वर्णों में। ये र और ई से मिलके बना है री। जैसे ऋषि, ऋतु, ये सारे जो हमारे संस्कृत के शब्द थे इसमें इसका प्रयोग होता था। लेकिन यहां अगर हमारे से प्रश्न पूछा जाए कि स्वर की संख्या कितनी है, तो 11 ही मानी गई है। अब देखिए ये हमारे सामने जो 11 स्वर थे। अब इसके अलावा यहाँ पे ह्रस्व स्वर कौन से हैं और दीर्घ स्वर कौन से हैं? तो यहाँ अ, ई, उ और री, ये जो 4 स्वर है वो कितने माने गए हैं आपके? है ह्रस्व स्वर माने गए। और बाकी जो शेष 7 स्वर है वो क्या माने गए हैं? दीर्घ स्वर माने गए। अब ये इसका निर्धारण ह्रस्व और दीर्घ कैसे किया हमने कि ये दीर्घ क्यों है और ह्रस्व क्यों है? तो इसके लिए ये जो स्वर का निर्धारण होता है ये श्वास की मात्रा से होता है। जब हम श्वास लेते हैं और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो जितना समय लगता है उस आधार पर हमने इसको 2 भागों में बांटा है। जिसमें अधिक समय लगे वो दीर्घ स्वर है और जिसमें कम समय लगे वो ह्रस्व स्वर है। तो इसके अलावा देखो संस्कृत में स्वर 3 प्रकार के माने गए हैं और तीसरा स्वर जो संस्कृत में माना जाता है वो है प्लुत स्वर, जिसमें इस दुगने से भी ज्यादा समय लगे, यानी वो स्वर जिसमें दीर्घ स्वर से भी अधिक मात्रा में श्वास की आवश्यकता पड़ती हो, वहां पे वो कौन सा होगा? प्लुत स्वर होगा। जैसे आपने ओम की ध्वनि जब बोलते हैं तो ओम बोलते समय हमें और ज्यादा श्वास भरनी पड़ती है, तो ओम कैसा है स्वर? प्लुत स्वर के अंतर्गत आता है। तो ये था आपका स्वर का विश्लेषण। अब देखिए बाकी के व्यंजन क, ख, ग, घ, ये सारे क्या है आपके? 33 कुल क्या है? व्यंजन है। ये 33 कुल क्या है? व्यंजन है। इन 33 व्यंजनों को और 11 स्वर को मिलाकर के हम क्या किसका निर्माण करते हैं? वर्ण का निर्माण करते हैं। ये क्या है? हमारे वर्ण है। यानी वर्ण के भेद कितने हैं? 2 भेद हैं। पहला आपका स्वर है, दूसरा व्यंजन है। स्वर के भेद कितने हैं? 2 भेद हैं हिंदी में। पहला ह्रस्व स्वर है, दूसरा दीर्घ स्वर है। इसके अलावा व्यंजन की संख्या कितनी मानी गई है? 33 मानी गई है। और स्वर की संख्या कितनी मानी गई है? 11 मानी गई है। तो यहां हम जब बात करेंगे तो वर्णों की संख्या अब कितनी मानी गई? कुल वर्णों की संख्या है जो हमारे सामने कुल कितनी आ गई? 44 आ गई। अब यहां इसके बाद हम जब पढ़ते हैं कि एक हमारे सामने और सवाल आता है वर्णमाला। ये हमने जो पढ़ी अभी तक वर्ण थे, अब हमारे सामने वर्णमालाओं की बात आती है। तो वर्णमाला का मतलब क्या होगा? जिस तरह से एक से अधिक फूल मिलकर के क्या बनती है? फूलमाला। ठीक उसी प्रकार से बहुत से वर्ण मिलेंगे तो वर्णों की एक श्रृंखला बन जाएगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। अब परीक्षाओं में एक सवाल अक्सर पूछा जाता है और हमेशा बालक विद्यार्थी है जो क्या रहता है? भ्रमित रहता है कि इसका जवाब क्या है। और वो ये रहता है कि वर्णमाला में कुल कितने वर्ण है? देखो यहां पर हमारे सामने एक नया सवाल आ गया
क्योंकि हमने अभी तक पढ़ा कि वर्ण में कुल कितने हैं 44, लेकिन वहां देखा तो 44 है जो उत्तरमाला में था ही नहीं और विकल्प ही नहीं था हमारे सामने, तो हम फंस जाते हैं कि वर्ण कुल कितने हैं, वो तो 44 थे और यहाँ सवाल आया वर्णमाला में कुल कितने हैं, तो हम यहाँ पे फंस गए। तो देखिए हमने अभी पढ़ा स्वर कुल कितने थे 11, स्वर कुल कितने थे 11। अब यहाँ एक और पढ़ेंगे हम व्यंजन, व्यंजन कुल कितने थे 33, व्यंजन कुल कितने थे 33। अब हमारे सामने है जो 44 तो हो गए ये दोनों मिलाकर, लेकिन हमारे वहां विकल्प में ये 44 तो उत्तर था ही नहीं। तो देखिए यहां पर एक और चीज आपको याद रखनी पड़ेगी और वो थे अंतस्थ व्यंजन और एक थे ऊष्म व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है 4, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है 4। कौन कौन से थे जिसको हम भूल गए थे, य र ल व, अंत में बोले जाते य र ल व। और ऊष्म व्यंजन भी कुल कितने हैं 4, ऊष्म व्यंजनों की संख्या कुल कितनी है 4। कौन कौन से, श श स और ह, 4 ऊष्म व्यंजन है। तो यहां पर अब इनका योग करो, कुल कितने हो गए 52, कुल कितने हो गए 52। तो परीक्षा में जब भी सवाल आए कि वर्ण कितने हैं 44 से, वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं तो 52 है, 52 वर्ण है। कैसे हो गए, स्वर 11 मिला के हो गए, व्यंजन 33 हो गए, अंतस्थ व्यंजन 4 है, ऊष्म व्यंजन 4 है। अब इसके अलावा भी और जो हमारे सामने कुछ वर्ण बच जाते हैं उनको क्या क्या कहेंगे, तो यहां पर देखिए कुछ और है जिसके बाद हमने देखो 11 जो स्वर पढ़े उसके शेष 2 एक और थे अंग अ। इन दोनों को क्या कहते हैं, तो इस दोनों को अयोग वाहिनी ध्वनि कहते हैं। दोनों को क्या कहते हैं, अयोग वाहिनी ध्वनिया कहते हैं। और ये अ तो है विसर्ग ध्वनि है और ये अनुनासिक ध्वनि है, ये अयोग वाहिनी है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे हिंदी भाषा में 4 है जो संयुक्त वर्ण है, 4 कितने कैसे वर्ण है, संयुक्त वर्ण है। अब हमारे सामने ये परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से संयुक्त वर्ण कौन से, तो इसको भी थोड़ा आराम से समझते हैं कि संयुक्त वर्ण कौन से हैं। तो संयुक्त वर्ण की बात जब करते हैं, संयुक्त वर्ण कितने हैं 4। कौन कौन से हैं, आपने देखा होगा अक्षर त्र य और श्र, श्री लगाते हो श्र। अब ये संयुक्त व्यंजन है का मतलब, संयुक्त का मतलब क्या होता है, जुड़ा हुआ, यानी 2 व्यंजनों से जुड़े हुए, 2 व्यंजन मिलके बने हैं ये व्यंजन। तो ये जो श है वो क और श से बना है, ये त्र है ये त और र से मिलके बना है, ये ज है तो ये ज और न से बना है, और ये श है ये श और र से बना है। अब मैंने इनके नीचे हलंत लगाया है, एक डंडी लगाई है। इस हलंत का क्या मतलब हुआ, यह हलंत का मतलब यह आधे है। जब इसमें से हम स्वर को निकाल देते हैं व्यंजन में से, तो जब वो स्वर निकलते ही ये जो ध्वनिया कैसी हो जाती है, आधी हो जाती है, तो इसके नीचे क्या लगता है, हलंत लगता है। तो इस प्रकार से हमारे को परीक्षा में पूछा जाए, अगर चाहे आपके अनिवार्य विषय की परीक्षा हो चाहे अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा हो, उसमें भी पूछा जाए कि अक्षर का निर्माण कैसे हुआ, तो क और श। त्र का निर्माण कैसे हुआ, त और र से। ज का निर्माण कैसे हुआ, ज और ण से। श का निर्माण कैसे हुआ, श और र से। तो ये था हमारे संयुक्त व्यंजन, जिसको हमने क्या कहा है, संयुक्त व्यंजन। अब देखिए यहाँ हम बात कर रहे हैं व्यंजनों की और अक्षरों की और ध्वनियों की, या वर्ण या स्वर की। इन सबको संयुक्त रूप से हम पुकारते हैं किस रूप में, वर्ण के रूप में। और हमने अभी जो सवाल पूछे वो थे भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वर्ण। सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वर्ण, पहला सवाल। दूसरा सवाल यही है मेरा, भाषा की मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई, भाषा की मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई कौन सी है। यहां पर वर्ण उत्तर नहीं होगा आपका, अगर विकल्प में आपका
है जो आपका ध्वनि है, तो आपका उत्तर क्या होगा? ध्वनि होगा। अब अगर सीधा सवाल पूछा जाए, ना मौखिक पूछा जाए ना लिखित पूछा जाए, अगर पहले लिखित पूछा जाए तो ना ध्वनि होगा ना वर्ण होगा, लिखित के रूप में आपका कौन सा होगा? अक्षर होगा। सबसे छोटी इकाई कौन सी है? और अगर ना लिखित ना मौखिक, सीधा सीधा सिर्फ छोटी इकाई पूछा जाएगा तो क्या होगा? वर्ण होगा। सीधा सीधा पूछा जाएगा तो क्या होगा? वर्ण होगा। अब देखिए एक और सवाल, क्या भाषा की जो सबसे छोटी इकाई जिसको हम कहते हैं वर्ण, क्या वो अपने आप में पूर्ण इकाई है? हाँ या ना? देखिए समझते हैं कैसे। मैंने आपको कहा ये चाहे आप स्वर लिख दो, मैंने स्वर लिख दिया अ, क्या ये अपने आप में पूर्ण इकाई है? हाँ या ना? पूर्ण इकाई कब होगी? जब वो हमें कोई ना कोई क्या कराएगा? अर्थ ग्रहण कराएगा। यानी हम जब सिर्फ अ लिखेंगे, या मान लो व्यंजन लिख दिया मैंने, क लिख दिया या द लिख दिया या न लिख दिया, ज लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, तो क्या ये अपने आप में पूर्ण इकाई है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अपने भाव या अपने अर्थ को हमें अर्थ को ग्रहण नहीं करवाती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हमें इससे और एक बड़ी इकाई की क्या पड़ेगी? आवश्यकता पड़ेगी। तो अब हमारे सामने ये सवाल आया कि वर्ण से जो बड़ी इकाई है उसको क्या कहते हैं? तो वर्ण से जो बड़ी इकाई है वो क्या होगी हमारे सामने? शब्द। उसको हम क्या कहते हैं? शब्द। वर्ण से बड़ी इकाई कौन सी है हमारे सामने? शब्द। तो देखिए हेडिंग लगाते हैं, शब्द को समझते हैं, शब्द क्या होता है और शब्द के कितने भेद होते हैं, शब्द के कितने रूप होते हैं। तो यहां हम सबसे पहले तो शब्द को समझेंगे कि शब्द कहते किसे हैं, शब्द का अर्थ क्या होता है। तो यहां शब्द के लिए मैं एक परिभाषा लिख रहा हूं, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, शब्द कहते हैं। देखिए अब यहां मैंने परिभाषा लिखी है शब्द की कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब यहां पर इस परिभाषा को समझते हैं। मैंने एक शब्द लिखा ज और एक वर्ण लिखा ज, एक वर्ण लिखा आपका कुछ भी लिख दिया मैंने क, क्या बन गया? जग। क्या ये शब्द हुआ? नहीं। क्यों? क्योंकि अपनी परिभाषा में देखो मैंने क्या शब्द लिखा है? सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि वो क्या प्रकट करता हो? अर्थ प्रकट करता हो, सार्थक अर्थ के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि वो किसको प्रकट करता हो? अर्थ को। जबकि यहां हमने दो वर्णों का मेल कराया और ये दो वर्णों का मेल करने से हमारे सामने बना जग। क्या ये किसी अर्थ को प्रकट करता है? नहीं। इसका मतलब ये शब्द नहीं हुआ। इसका मतलब ये क्या? शब्द नहीं हुआ। अब देखिए मैंने एक शब्द लिखा ज, एक वर्ण लिखा ज और दूसरा वर्ण लिखा ल। अब इसको जब मेल कराया तो हमारे सामने देखो क्या बना? जल। जल का कोई अर्थ है? हाँ जी बिल्कुल है। क्या है? पानी। इसका मतलब ये शब्द हुआ या नहीं हुआ? हुआ। क्यों? क्योंकि यह हमारे सामने क्या प्रकट कर रहा है? अर्थ को प्रकट कर रहा है कि इसका मतलब होता है पानी। हम जिसको पीते हैं, जो पेय पदार्थ है या जो जल हम जो उपयोग में लेते हैं, तो इसका मतलब जो जो यहाँ पे मेल हुआ वो क्या हो गया? शब्द हो गया। तो अब इस उदाहरण से हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर है जो शब्द है जो किसी ना किसी अर्थ को अवश्य प्रकट करना चाहिए। अगर जब तक वो अर्थ को प्रकट नहीं करेगा तो यहां पर वो शब्द नहीं होगा। एक लिखा मैंने क, दूसरा लिखा मैंने ल और तीसरा लिखा मैंने म, यानी क्या बन गया? कलम। कलम, कलम का कोई ना कोई अर्थ है? बिल्कुल है। मेरे हाथ में एक क्या है? कलम है। एक लिखा मैंने क, एक लिखा मैंने म, एक मैंने लिखा ल। कमल, कोई ना कोई अर्थ है? बिल्कुल है। कमल फूल भी है या किसी व्यक्ति या किसी लड़के का नाम भी है। तो इसका मतलब कोई ना कोई अर्थ तो है। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है? शब्द है। और अब हम समझ गए कि शब्द है जो भाषा की
अर्थ ग्रहण कराने वाली सबसे क्या है, छोटी इकाई है, क्योंकि वर्ण में हमें कोई अर्थ ग्रहण नहीं होता है। और अब यहां शब्द कैसे बने वो तो हमने समझ लिया, लेकिन शब्दों के कितने प्रकार है, तो यहां पे शब्दों के प्रकार को अगर हम समझे, शब्दों के भेद को समझे, तो शब्दों के भेद अलग अलग रूप से यहां पे प्रकट किए गए हैं। अब देखिए कैसे। पहला अगर हम माने तो प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। दूसरा अगर माने तो उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। तीसरा माने तो व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर। और इसके अलावा एक और है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। ये शब्द के क्या माने गए हैं, भेद माने गए हैं। पहला प्रयोग के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा व्युत्पत्ति के आधार पर, और चौथा है जो अर्थ के आधार पर। देखिए परीक्षाओं में इस तरह के भी अगर प्रश्न पूछ लिए जाए आपसे कि यहाँ पे प्रयोग के आधार पर शब्दों के कुल कितने प्रकार है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार है, व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार है, या अर्थ के आधार पर, तो इसलिए हमें इसको पहले समझना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है। तो यहां देखिए शब्द के हम प्रकार समझ रहे हैं, शब्द के जो भेद हैं वो समझ रहे हैं। तो यहां उसको सबसे पहले हम यहां पे कैसे समझते हैं, देखिए ये मैंने लिखा आपके लिए शब्द है। अब देखिए शब्द जो थे उसके हमने भेद माने, शब्द के प्रकार या भेद। अब इसको समझते हैं कि कैसे कैसे इसके भेद हैं। यहां जो शब्द के भेद है, पहला मैंने कहा था प्रयोग के आधार पर, ये पहला प्रकार था। दूसरा था उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा था आपका व्युत्पत्ति के आधार पर, और चौथा जो था वो आपका अर्थ के आधार पर। चौथा जो प्रकार है वो कैसा है, अर्थ के आधार पर। अब प्रयोग के आधार पर इसके दो प्रकार माने गए हैं, शब्द के कितने प्रकार माने गए, विकारी, दूसरा अविकारी, विकारी, दूसरा अविकारी। उत्पत्ति के आधार पर आपके चार प्रकार, पांच प्रकार माने गए हैं। उत्पत्ति के आधार पर आपके कितने माने गए, पांच प्रकार। तत्सम, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, और पांचवा आपका संकर। व्युत्पत्ति तीसरा प्रकार था। व्युत्पत्ति के आधार पर इसके कितने भेद माने हैं, तीन भेद माने हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। तीसरा कौन सा है, योग रूढ़ शब्द है। अब देखिए यहां पे अर्थ के आधार पर अलग अलग शब्द है। अर्थ के आधार पर भी आपको बहुत से शब्द है जो मिलेंगे, और उसमें देखा होगा आपने अर्थ में आपके पर्यायवाची, विपरीतार्थ जिसको हम विलोम शब्द मानते हैं, विपरीतार्थक है, या फिर समरूप भिन्नता के आधार पर, समरूप भिन्नता के आधार पर। समरूप भिन्नता समान दिखने में तो है, लेकिन उनके अर्थों में क्या है, भिन्नता है। अर्थों में क्या है, भिन्नता है। एक अनेकार्थी बहुत से अर्थ लेता है, एक ही शब्द है जो अलग अलग अर्थ लेता है। पांचवा है जो आपको अनेकार्थी के अलावा एक और शब्द है एकार्थी, जिसका एक ही अर्थ निकलता है, सिर्फ एक ही अर्थ निकलता है। और है जो एक और अंतिम जो इसका अर्थ के आधार पर वो अनेक शब्दों के है, जो एक शब्द जिसको कहते हैं एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए सिर्फ एक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से अर्थ के आधार पर हमने इसको कितने भागों में बांटा है, 6 भागों में बांटा है। अब देखिए यहां पर इसको थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर अगर हम शब्दों की बात करें तो यहाँ पे दो प्रकार है, विकारी और अविकारी। इसका मतलब ये प्रयोग का आधार है, इसको हम क्या कह सकते हैं, रूप के आधार पर भी कहते हैं, रूप के परिवर्तन के आधार पर,
रूप के परिवर्तन के आधार पर, क्योंकि यहाँ पर विकारी का मतलब विकार पैदा होना, रूप है जो बदल जाना, रूप बिगड़ जाना। अविकारी जिसमें रूप बदलता नहीं है, यानी इस प्रकार के दो शब्द हैं हमारे साथ, विकारी है और एक अविकारी है। एक का तो रूप बदल जाता है, दूसरे का नहीं बदल जाता। अगर हम उत्पत्ति इसकी पैदाइशी कैसे हुई है इन शब्दों की, तो इस आधार पर तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशी है और संकर है। अगर हम अगली बात करें व्युत्पत्ति, तो व्युत्पत्ति यानी विशेष रूप से निर्मित है, वो बने कैसे हैं, तो रूढ़ शब्द है, यौगिक है और योग रूढ़ है। और हम अगर अर्थ के आधार पर बात करते हैं तो हमारे पास 6 प्रकार के शब्द है। पर्यायवाची है, विपरीतार्थक है, समरूप भिन्नता के आधार पर है, अनेकार्थी है और एकार्थी है। अब देखिए यहां पर इन विकारी और अविकारी को पढ़ते हैं सबसे पहले कि विकारी कौन से हैं और अविकारी। तो देखिए विकारी शब्द है, विकारी शब्द पहले कहते किसे है, विकारी का मतलब जिसमें विकार पैदा हो, विकार का मतलब जिसका रूप क्या हो जाए, बदल जाए, जिसका रूप परिवर्तन हो जाए, वो क्या है, विकारी। अब वो रूप परिवर्तन कैसे होगा, क्या बड़ा शब्द बदल जाएगा, नहीं। इसका मतलब विकारी शब्द वह है जिसपे किसी अन्य व्याकरणिक कारणों से उसका रूप क्या हो जाता है, बदल जाता है। अब वो व्याकरणिक कारण क्या रह सकता है, या तो लिंग बदलने से, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग हो गया तो उसका शब्द का रूप बदल जाएगा, या उसकी संज्ञा बदलने से, या उसमें वचन बदलने से एक वचन बहुवचन हो जाएगा तो रूप बदल जाएगा। यानी इन व्याकरणिक कारणों से अगर उसका रूप बदल गया है तो वो क्या है, विकारी है। और अगर इन व्याकरणिक कारणों से उसके रूप में कोई बदलाव नहीं आता है तो वो अविकारी है। अब देखिए इस आधार पर विकारी शब्द हमारे सामने 4 आते हैं। विकारी शब्द कितने हैं, 4। पहला है आपका संज्ञा, दूसरा है आपका सर्वनाम, तीसरा है आपका क्रिया और अंतिम है आपका विशेषण। ये है हमारे सामने विकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। इसी आधार पर हमने अविकारी शब्दों को भी 4 भागों में बांटा है। अविकारी भी कितने हैं, 4 भागों में है। लेकिन इससे पहले हमें विकारी शब्दों को समझना पड़ेगा। और विकारी में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, संज्ञा, उसके बाद हम पढ़ेंगे सर्वनाम, उसके बाद पढ़ेंगे क्रिया, उसके बाद विशेषण पढ़ेंगे, इसके बाद हम अविकारी शब्दों को पढ़ेंगे। इसके बाद हम जब उत्पत्ति का आधार पर पढ़ेंगे तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्दों के बारे में पूछेंगे। और फिर व्युत्पत्ति का आधार पढ़ेंगे तो रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ के बारे में पढ़ेंगे। फिर पर्यायवाची, विपरीतार्थक, एकार्थक, समरूप, अनेकार्थी और एक शब्द के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए आज की इस कक्षा में हमने इस तरह से इसको शब्द को है जो अलग अलग रूपों में देखा है। आगे की कक्षा में हम इन शब्दों के विस्तार रूप जानेंगे। लेकिन इससे पहले हम एक बार इसको फिर से रिवाइज करते हैं कि देखिए हमने सबसे पहले भाषा को समझा, भाषा की सबसे प्रारंभिक इकाई के बारे में पढ़ा। उसमें भाषा की प्रारंभिक इकाई क्या थी, भाषा के कितने माध्यम हैं और भाषा के कितने रूप है। रूप 2 है, लिखित और मौखिक रूप है। माध्यम 3 है, कौन कौन से माध्यम थे, 3, बोलना, लिखना और संकेत या इशारों के माध्यम से कर सकते हैं। अब हमने प्रारंभिक इकाई के रूप में अक्षर या ध्वनि या वर्ण पढ़ा। वर्ण के 2 रूप थे, वर्ण स्वर और व्यंजन थे। स्वर के 2 रूप थे, अश्व और दीर्घ थे। संस्कृत में 3 होते हैं, हिंदी में 2 होते हैं। संख्या माने स्वर की 11 थी, व्यंजन की 33 थी। दोनों मिला के वर्ण कुल कितने हो गए, 44 हो गए। इसके अलावा हमने कहा कि वर्णमाला में हमारे सामने 52 वर्ण आए थे। और हमने इसके अलावा संयुक्त व्यंजन पढ़े और संयुक्त व्यंजन के अलावा अयोगवाहिनी ध्वनियां जो है जिसका भी हमने यहाँ पर अध्ययन किया। इसके बाद हमने कहा कि क्या वो अपने आप में पूर्ण इकाई है, बिल्कुल नहीं है। पूर्ण इकाई के रूप में हमें किसकी आवश्यकता पड़ी, शब्द की। लेकिन शब्द के लिए परिभाषा में हमने कहा जो सार्थक हो, शब्द अर्थ के साथ होता है वही शब्द होता है। यानी वर्णों का मेल तो अवश्य है लेकिन कैसा है, अर्थ के साथ। अब शब्द कितने प्रकार थे वो ये हमने समझा है। अब इसका हम विस्तृत अध्ययन जो है जो अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं, धन्यवाद।